जोशी ने कहा सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। वो देखो, मैं सोचता हूं कि एसओजी ने जब से इसकी जांच शुरू की और जिसका एक के बाद एक जिस प्रकार से खुलासा आता जा रहा है, वो निश्चित रूप से इस बात की ओर इंगित कर ही रहा है प्रारंभ से ही कि निश्चित रूप से इसमें पेपर आउट हुआ है, पेपर के लेन देन हुए हैं। और अब तो जब आपका शिक्षा संकुल में ही जिनको आपने जिम्मेदारी दी उन्होंने ही पेपर निकाल दिया, तो निश्चित रूप से सरकार पर ही जिम्मेदारी जाती है। क्योंकि इतने दिन तक आजू बाजू देख रहे थे, प्राइवेट लोगों को अगर आपने वहां लगाया तो किस अधिकार से लगाया, और अगर आपको विश्वास था कि हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं और हमको सही रिजल्ट देंगे, तो अब तो खुल गया कि उन्होंने ही चोरी की। तो निश्चित रूप से बोर्ड का अध्यक्ष ही केवल इसमें दोषी नहीं है, पूरी सरकार इसमें दोषी है जो इसको दबाने का प्रयास कर रही है। मैं सोचता हूं 16 लाख बच्चे जिन्होंने परीक्षा दी है उनके भाग्य के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ है। पहले तो परीक्षा समय पे होती नहीं, बीच में फिर तारीखें बदल जाती है, और लंबे समय बाद अगर परीक्षा होती है तो उसकी ये दुर्गति हो जाती है कि उसके कारण से सारा 16 लाख बच्चा आज असमंजस की स्थिति में है। मैं सोचता हूं अब तो लगभग प्रमाणित हो गया कि पेपर का लेन देन हुआ, पेपर कई जगह पर गया है, कई जगह पर बटा है। तो निश्चित रूप से इस परीक्षा के बारे में भी संदेह के सारे चिन्ह सामने दिखने लगे। मैं समझता हूं जिस स्तर तक पहुंच के एसओजी ने काम किया है उसके ऊपर कोई स्तर रह जाता है? जिस गहराई से काम किया उसके बाद कोई बात रह जाती है क्या? और जब जज की अध्यक्षता में कमेटी बना दी तो मैं नहीं समझता हूं किसी और प्रकार की इसके अंदर कोई गुंजाइश है। प्रतिपक्ष तो हर मामले में छोटे से लेकर बड़ा तक उस मामले में कभी सीबीआई जांच की मांग करता है, गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, लेकिन उनकी आदत है, ऐसी आदतें उनको मुबारक। सरकार अपना काम पूरी गंभीरता से कर रही है, राजस्थान पुलिस अपना काम गंभीरता से कर रही है। जोशी साहब, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा लगातार 2 बड़े आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पेपर ये पूरा जो मंत्री के मिलने वाले को सफाई का ठेका दिया और पूरा लीक और ये सारा पूरा उसी से जुड़ा हुआ है। मैं नहीं समझता कि उनके आरोपों में कोई सच्चाई है। किरोड़ीलाल जी हों चाहे भाजपा के नेता हों, एक होड़ मची हुई है कि कैसे हम अलग अलग बयान देकर, किसी का तो बयान सच निकलेगा, किसी मुद्दे पे कहेंगे कि ए बी सी डी 4 विकल्प हो सकते हैं संभावित, कोई ए कहेगा, कोई बी कहेगा, कोई सी कहेगा, कोई डी कहेगा, कोई तो सही निकलेगा। तो एक होड़ मची हुई है कि कौन अधिक बयान दे। तो इसलिए किरोड़ीलाल जी के बयानों में मैं मानता नहीं हूं कि कोई सच्चाई है, लेकिन फिर भी मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं, राजस्थान की जनता को, कि जो भी सच्चाई है वो सच्चाई छिपेगी नहीं और निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। रीट पेपर लीक पर संग्राम, रीट पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह, सीबीआई जांच से क्यों कतरा रही है सरकार? प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा एसओजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब रीट परीक्षा को लेकर के इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई थी, पेपर आउट हुआ है, इसको लेकर के चर्चा की गई थी, तब मुख्यमंत्री से लेकर के सरकार के सभी लोग ये बयान दे रहे थे। मैं नहीं जानता कि वो किसको बचाना चाहते थे, लेकिन बयान दे रहे थे कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन अब नीचे से लेकर के ऊपर तक सबके तार जो है सामने जुड़े हुए दिखाई देते हैं। एसओजी ने निश्चित रूप से काम किया है, लेकिन एसओजी भी मुझे लगता है कि कई स्तर पर कुछ लोगों को, इससे आगे के स्तर के लोगों को बचाने के लिए काम कर रही है। राजस्थान सरकार को यदि ऐसे लाखों परीक्षार्थी जो मेहनत करके अपने माँ बाप के अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रयास करते हैं, उन सब के मन में इस व्यवस्था से उठे हुए विश्वास को पुनः स्थापित करना है, तो इसको तुरंत इसकी जांच सीबीआई को देना चाहिए। अगर सीबीआई को जांच देंगे तभी जाकर के इसका जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। देखिए, ये सारा मामला एसओजी की जांच चल रही है। जांच के बीच में कोई भी इस तरह का बयान देना गलत बात है। होम मिनिस्ट्री खुद सीएम साहब के पास है, तो कब कौन सा डिसीजन वो लेंगे, वो खुद 2 दिन से पुलिस की मॉनिटरिंग मीटिंग ले रहे हैं, खुद गहलोत साहब ले रहे हैं ना, तो उनकी निश्चित रूप से वो मॉनिटरिंग मीटिंग ले रहे हैं, खुद पुलिस रोज उनको पूरा रिपोर्ट कर रही है, होम डिपार्टमेंट उनके पास है। तो ये फैसला करना मुख्यमंत्री जी का काम है, कब क्या वो डिसीजन लेंगे। और क्या आप क्या समझते हो कि राजस्थान का मुख्यमंत्री को बता नहीं रही होगी पुलिस? तो सोच सरकार की ऐसी है कि कोई बचे नहीं और कहीं भी गड़बड़ नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, धोखा नहीं हो।
राजस्थान तो मॉडल स्टेट है, इसलिए ये बीजेपी बोलना बंद करे। बीजेपी कम से कम ये तो बोले कि एसओजी या यहाँ की पुलिस निष्पक्षता से काम कर रही है, तो कर रही है और सच्चाई सामने आ जाएगी। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आज नई दिल्ली में विजय चौक पर आयोजित होने वाले इस साल के द रिट्रीट समारोह में एक नया ड्रोन प्रदर्शन इसके प्रमुख आकर्षणों में से एक होगा, जिसमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद की गरिमामय उपस्थिति रही। यूपी चुनाव को लेकर पीएम मोदी 31 जनवरी को वर्चुअल रैली करेंगे। प्रधानमंत्री पहले चरण के मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। पीएम मोदी 11 जिले के 58 सीटों पर 1.5 लाख बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों से संवाद करेंगे। बता दें कि पहले चरण में वेस्ट यूपी में मतदान है। आज अमित शाह का मुजफ्फरनगर और सहारनपुर दौरे पर जोर रहेगा और कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाएंगे। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन भी अमित शाह करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज इटावा दौरा। एसपी के गढ़ में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। डोर टू डोर कैंपेन में भी शामिल होंगे। पश्चिमी यूपी में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार। मुख्यमंत्री आज बागपत और मुरादनगर में प्रचार करेंगे। आज अखिलेश यादव का हापुड़, गाजियाबाद और शामली दौरा। एसपी गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज मेरठ के दौरे पर रहेंगी। स्मृति ईरानी यहां पर डोर टू डोर प्रचार करेंगी। मेरठ शहर क्षेत्र में स्मृति ईरानी जनसंवाद भी करेंगी। पंजाब में आपके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान आज धूरी में दाखिल करेंगे अपना नामांकन। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज नामांकन दाखिल करेंगे। सिद्धू को अमृतसर से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। रीट पेपर लीक में सरकार का बड़ा एक्शन सामने आया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त किया जाएगा। जारोली ने अपनी सफाई में कहा कि राजनीतिक फैसला है, मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार। रीट पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। कहा कि सरकार सीबीआई जांच से क्यों कतरा रही है, सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। एसओजी ने काम किया पर अंजाम तक नहीं पहुंचा पूरा मामला। रीट मामले पर वसुंधरा राजे ने सीबीआई जांच की मांग की। कहा परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता और उसकी पवित्रता हर संदेह से परे होनी चाहिए। जयपुर गुलाबचंद कटारिया का बड़ा बयान सामने आया। रीट भर्ती परीक्षा तत्काल रद्द करे। सरकार भर्ती में हुई बड़े पैमाने पर धांधली। प्रदेश की जनता और अभ्यर्थियों का भरोसा खत्म हुआ। नए सिरे से सरकार परीक्षा कराने की घोषणा करे। ऑफलाइन संभव नहीं हो तो ऑनलाइन की जाए। रीट मामले में बीजेपी का बड़ा हमला। कटारिया बोले पेपर लीक में सरकार दोषी, पेपर घूमता रहा, सरकार को पता नहीं चला। एसओजी के काम की तारीफ की। रीट पेपर लीक प्रकरण पर बोले मंत्री महेश जोशी ने कहा कि सीएम गहलोत इस मामले में गंभीर है। प्रदेश की पुलिस सही दिशा में काम कर रही है। सरकार ने सख्त फैसला लेकर कड़ा संदेश दिया है। जो भी दोषी होगा वो बचेगा नहीं। जयपुर रीट पेपर लीक प्रकरण पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि एसओजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अलवर कांड की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ गई। एफएसएल रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ। जांच में नाबालिग के कपड़ों पर सीमन मिला है। भीलवाड़ा जिले के रासेड़ में एक पूर्व सरपंच ने स्कूल के प्रिंसिपल को सरेआम धमकी दे डाली। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पूर्व सरपंच हरलाल गुर्जर स्कूल प्रिंसिपल को धमका रहे हैं। कोटा के रामगंज मंडी कस्बे में बेखौफ बदमाश ने मेडिकल वेबसाइट पर दुकान में घुसकर हमला कर दिया। बदमाश ने आते ही बेसबॉल के डंडे से ताबड़तोड़ वार किया और मौके से फरार हो गए। पाली रेलवे सुरक्षा बल अजमेर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओएचई कॉपर वायर चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर शहर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने गायों से भरे एक कंटेनर को जब्त कर 62 गोवंश मुक्त करवाए। साथ ही 40 लीटर हथकढ़ शराब भी बरामद की और 3 गौ तस्करों को भी गिरफ्तार किया। देश में कोरोना की रफ्तार फिर बेकाबू हो चली। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,35,000 मामले सामने आए और 871 लोगों की मौत हुई। दिल्ली मुंबई में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन केरल समेत कई राज्यों में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन के बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट नियोकोव ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी। वुहान के वैज्ञानिकों ने इसे लेकर बड़ा दावा किया, जिसके मुताबिक ये वेरिएंट साउथ अफ्रीका में मिला है। इसकी संक्रमण और मृत्यु दर दोनों ही ज्यादा है। डीसीजीआई ने भारत बायोटेक को देश में अपना इंट्रानेशनल कोविड बूस्टर डोज के ट्रायल को मंजूरी दे दी। भारत में अपनी तरह का पहला बूस्टर खुराक होगा। इसे लेकर करीब
3 हफ्ते पहले अप्रूवल के लिए प्रोटोकॉल जमा करने के लिए कहा गया है। प्रदेश में कोरोना को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं के स्कूल खुलेंगे। 31 जनवरी से वीकेंड कर्फ्यू समाप्त, प्रतिदिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। गवर्नर कलराज मिश्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसकी जानकारी राजभवन ने दी है। आज नई दिल्ली में विजय चौक पर आयोजित होने वाले इस साल के बीटिंग द रिट्रीट समारोह में एक नया ड्रोन प्रदर्शन इसके प्रमुख आकर्षणों में से एक होगा, जिसमें राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर रामनाथ कोविंद की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। यूपी चुनाव को लेकर पीएम मोदी 31 जनवरी को वर्चुअल रैली करेंगे। प्रधानमंत्री पहले चरण के मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। पीएम मोदी 11 जिलों के 58 सीटों पर 1.5 लाख बूथ अध्यक्षों और पन्ना प्रमुखों से संवाद करेंगे। बता दें कि पहले चरण में वेस्ट यूपी में मतदान है। कथित पेगासस जासूसी कांड को लेकर एक बार फिर देश की राजनीति गर्मा गई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि साल 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राइल गए थे तो $2 अरब का रक्षा सौदा हुआ था। इस सौदे में पेगासस को लेकर भी डील हुई थी। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2013-14 में बीजेपी की संपत्ति 780 करोड़ थी, वहीं साल 2019-20 में बढ़कर 4,847 करोड़ पर पहुंच गई है। बरेली में लोगों के बीच पहुंचे जेपी नड्डा, लोगों को पैम्पलेट भी बांटे। अपने दौरे से पहले जेपी नड्डा ने बरेली में हनुमान मंदिर के दर्शन पूजन किए। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने नामांकन दाखिल किया। सिद्धू को अमृतसर से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और अलवर कांड में नया मोड़ सामने आया। मामला सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। एफएसएल रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच में नाबालिग के कपड़ों पर सीमन मिला है। एफएसएल रिपोर्ट में एक्सीडेंट थ्योरी को सही माना था। पुलिस के पास 2 दिन पहले ही ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है। और जोधपुर में स्कूली बस पलट गई। छात्रों से भरी हुई ये बस पलटी। हादसे में 6 छात्र घायल हो गए। 3 की हालत गंभीर है, भर्ती करवा दिया गया है। बस में कुल 60 बच्चे सवार थे। जोधपुर के लोहावट मोरिया रोड पर बच्चों से भरी हुई एक बस पलट गई। हादसे में 6 बच्चे घायल हो गए, जिनमें 3 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जाता है कि लोहावट के एक प्राइवेट स्कूल की बस बच्चों को लेकर आ रही थी। माधव गौशाला के पास अचानक एक टेम्पो बस के सामने आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में बस पलट गई। बस में करीब 60 बच्चे सवार थे। बस पलटने के बाद ड्राइवर भाग गया। हादसे की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन भागकर अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में भारी जमावड़ा लग गया। भीलवाड़ा जिले के रासेड़ में एक पूर्व सरपंच ने स्कूल के प्रिंसिपल को सरेआम धमकी दे डाली। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पूर्व सरपंच हरलाल गुर्जर स्कूल प्रिंसिपल को धमका रहा है। दरअसल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रासेड़ में साइकिल वितरण समारोह में नहीं बुलाने पर पूर्व सरपंच हरलाल आग बबूला हो गया। उसने प्रिंसिपल को उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाने और प्रिंसिपल की ऐसी की तैसी कर देने की खुलेआम धमकी दी। ये कोबरी ठिकाने आएगी है ना। आपकी बड़े लेवल पे क्यों ले जाते हो? हमको तो बात नहीं थी इसको सरपंच साहब को बुला लिया वो उसका सरपंच। ये तो और कोई जनप्रतिनिधि नहीं रहते यहाँ, मर गए सब। भाई ज्यादा समारोह नहीं करना मालूम है ये कोबरी ठिकाने आएगी है ना। आपकी बड़े लेवल पे क्यों ले जाते हो? हमको तो बात नहीं थी इसको सरपंच। कोटा के रामगंज मंडी कस्बे में बेखौफ बदमाशों ने मेडिकल व्यवसायी की दुकान में घुसकर हमला किया। बदमाशों ने आते बेसबॉल के डंडे से ताबड़तोड़ वार किया और मौके से फरार हो गए। वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया।
और चित्तौड़गढ़ में नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई। अफीम डोडा चूरा के 100 से ज्यादा कट्टे बरामद किए गए। सदर थाना क्षेत्र की धनेत पुलिया पर यह कार्रवाई हुई है। देर शाम पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। तो चित्तौड़गढ़ से ये खबर है, जहां पर नशे की एक बड़ी खेप बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर शाम तक बड़ा खुलासा कर सकती है। राजसमंद जिले की देवगढ़ थाना पुलिस ने मार्बल माइंस से लाखों रुपए के केबल, मोटर और तेल चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने बाइक चोरी की भी बात कबूल की है। बता दें कि भेरूखेड़ा निवासी प्रकाश चौधरी ने 23 जनवरी को चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसकी जांच करते हुए पुलिस ने नाकेबंदी में एक पिकअप को रुकवाया, लेकिन जब आरोपी भागने लगे तो पुलिस ने पीछा कर सीम का पाटिया गांव के पास पिकअप पर काबू किया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक प्रकरण दर्ज कराया गया था प्रकाश चौधरी की तरफ से, माइनिंग्स विभाग की तरफ से, कि उनकी माइन से केबल वगैरह, मोटर वगैरह, डीजल वगैरह चोरी करके ले गया अज्ञात चोर। इस पर एक गिरोह को ट्रेस आउट कर उनके कब्जे से करीब 4 लाख रुपए की केबल व मोटर वगैरह, डीजल वगैरह बरामद किया है। आरोपी गण चंदन सिंह महेंद्र और राकेश कलाल है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पाली रेलवे सुरक्षा बल अजमेर टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए OHE कॉपर वायर चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से इस घटना को अंजाम दे रहे थे। चोरी की वारदात को देखते हुए स्पेशल टीम का गठन किया गया। इसके बाद आरोपियों की तलाश शुरू की गई और अंत में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। झुंझुनू के चिड़ावा में वन विभाग ने हरी लकड़ियों से भरे 4 पिकअप वैन जब्त किए। इन पिकअप गाड़ियों में खेजड़ी और रोहिड़े की करीब 120 क्विंटल लकड़ियां भरी हुई थी, जिन्हें हरियाणा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने लकड़ियां जब्त कर चारों ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध लकड़ियों का परिवहन कर रहे हैं उनके खिलाफ लंबे समय से कार्रवाई चल रही है। लगातार पिछले दिनों से श्रीमान उपवन संरक्षक झुंझुनू के निर्देशानुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हमने पिछले 2 दिन में ये गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, जिसमें रिगली लकड़ियाँ भरी हुई हैं। एक तो 2 गाड़ियाँ रोहिड़े की लकड़ियों से भरी हुई है, एक खेजड़ी की गाड़ी है और एक में पंचमेल लकड़ियों में गुटकों से भरी हुई गाड़ियाँ हैं। और पिछले दिनों से जो हम कार्रवाई करते आ रहे हैं उनसे लगभग 40 लाख के करीब रेवेन्यू हमें प्राप्त हुआ है और आगे भी ये कार्रवाई हम जारी रखें। कोटा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए वाहन चालकों, परिचालकों, स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य लोगों के लिए आज मेगा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 717 लोगों से ज्यादा को वैक्सीन लगाई गई। विज्ञान नगर पुलिया के नीचे, रायपुरा चौराहे के पास, कोटड़ी चौराहे के पास, CAD सर्किल के पास, गोदावरी धाम मंदिर के सामने, पुराने आनंदपुरा थाने के सामने कई जगहों पर वैक्सीनेशन शिविर लगाए गए। सर इससे क्या है, कोरोना की बहुत लोगों की बचत होगी सर। बहुत ज्यादा सुना जैसे ही लगा के आ रहा है। इनको बताया मैंने, आप चलो कि कहाँ पे लग रहा है, उनको यहाँ चौकी भी यहाँ पे लग रहा है, फिर उनको हमारे पास में आंगनबाड़ी वहाँ भी लगा था पहले शिविर। पहले आंगनबाड़ी में पता चला, इन्होंने बताया कि वह वैक्सीन चल रही है रोड में, तो आप लगवाया तो नहीं लगवाया। तो ये जगह जगह शिविर लग रहा है, बढ़िया अच्छा है, बढ़िया सही है। जनता का इससे इनकी अलग से ID उन पे हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बाकी कुछ आसपास एरिया के जो लोग हैं जिनके वैक्सीन नहीं लग पाई है, कोई घर से बाहर नहीं आ पाया है, उन लोगों को हम घर पे जाके भी लगा रहे हैं। और बस स्टैंड पे बिल्कुल काउंटर लगा के सुबह से बैठे हुए और काफी तो बसों में जो यात्री को वगैरह आ रहे हैं उनको हाँ उनसे पूछ लेते हैं भाई आपकी वैक्सीन लगी नहीं लगी। हाँ। तो उनको प्रमोट करते हैं इस चीज़ के लिए, भाई आप वैक्सीन लगाइए। बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है यहाँ कोविड की, जो यहाँ जिसमें लगवा रहे हैं कोरोना की जो कोविड लग रही है। और नगर निगम फिर पुलिस की व्यवस्था कर रही है, कैंप लग रहे हैं। कोई समस्या जो नजर आ रही है, कोई समस्या नहीं आएगी, पब्लिक आराम से लगवा रही है।
राजसमंद जिले में अभी भी कोरोना टीके से वंचित लोगों के टीकाकरण को लेकर चिकित्सा विभाग हर घर दस्तक अभियान जोर शोर से चला रहा है। आंकड़ों के लिहाज से अभी भी 60% लोग ऐसे बचे हैं जिन्हें वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी है। वैक्सीन है वरदान, मत रहिए अनजान। टीका लगाइए, कोरोना भगाइए। घर घर दस्तक अभियान। कोरोना का एकमात्र इलाज है यही, वैक्सीन कवच को ना नहीं। वैसे तो राजसमंद जिले में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना से लड़ाई के सबसे कारगर हथियार वैक्सीन की पहली डोज तक नहीं ली है। ऐसे में चिकित्सा विभाग ने टीकाकरण के लिए घर घर दस्तक अभियान चलाया है, जिसके तहत चिकित्सा कर्मी वंचित लोगों की पहचान कर उनके घर पर जाकर टीकाकरण कर रहे हैं। चिकित्सा अधिकारियों का मानना है कि करीब 7% लोग जिले से बाहर रहते हैं, ऐसे में उनका टीकाकरण नहीं हो पाया है। 7% लोग बाहर रहते हैं, माइग्रेटरी पॉपुलेशन है। अब बहुत ही कम संख्या में न्यूनतम संख्या में ही लोग फर्स्ट डोज से वंचित इस जिले में हैं। हाँ, ये जरूर है कि सेकेंड डोज के लिए अभी तक हमारे पास 1,10,000 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उनके फर्स्ट डोज लगाने के उपरांत 84 दिन पूरे हो चुके हैं। उन लोगों को हम एक एक से संपर्क करके प्रशासन के माध्यम से और एक अभियान चला रखा है, जिसके माध्यम से उन लोगों को पता करके उनका टीकाकरण कराया जा रहा है। राजसमंद जिले में 16 जनवरी 2021 से कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी और अब तक 18 साल से ऊपर के आयु वर्ग के करीब 94% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। इतना ही नहीं, करीब 76% लोग दोनों डोज ले चुके हैं। बात 15 से 18 साल के बीच की करें तो इस वर्ग में भी करीब 69% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। राजसमंद में 18+ के जितने भी व्यक्ति हैं 8,68,000 का टारगेट है, जिसमें से अभी तक हमने 8,14,438 लोगों को लगा के 93.83% अचीवमेंट हमने अभी तक कर लिया। और इन्हीं ग्रुप के लोगों में 6,17,130 सेकेंड डोज लगा के 75.77% अचीवमेंट अभी तक हमने प्राप्त कर लिया है। यदि 15 से 17 साल वाले एज ग्रुप जो बच्चों की बात करें तो हमको राज्य सरकार से 73,300 का टारगेट मिला है, जिसमें 50,297 बच्चों को अभी तक टीकाकरण कर दिया गया है, जो कि 68.62% होता है। ये बात अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कोरोना से लड़ाई में सबसे अहम भूमिका वैक्सीन ने ही निभाई है। ऐसे में अनजान मत रहिए, मन के सारे भ्रम को निकाल फेंकिए और बिना हिचक के वैक्सीन लगवाइए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनाडे की रिपोर्ट। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा विपक्ष के तौर पर मुद्दों को सड़कों पर उठाते रहते हैं। लालसोट में जमीन नीलामी के पीड़ित किसान परिवार को भी वो जयपुर तक ले आए थे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सियासी स्टाइल पर अलग नजरिया रखते हैं। प्रसादी लाल मीणा का कहना है कि किरोड़ी लाल नेगेटिव राजनीति करते हैं और यही वजह है कि किरोड़ी हर बार अपना चुनाव क्षेत्र बदल लेते हैं। आप 6 बार के एमएलए हैं, काफ़ी लंबा आपका राजनीतिक अनुभव है, क्षेत्र में आपकी बहुत पहचान है, वहाँ के लोग आप पर भरोसा करते हैं। लेकिन लालसोट जिस दौसा जिले में आता है, जिस क्षेत्र में आता है, वहाँ पर हमने देखा है कि ऐसा देखने में आता है कि बीजेपी और ख़ास तौर से किरोड़ी लाल मीणा बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आते हैं। आपकी तो मित्रता भी रही है उनसे। किरोड़ी लाल का अलग राजनीति स्टाइल है, हमारा अलग सोच है। हमारा जब जनता हमको चुनकर भेजती है, हम 5 साल तक एक ही काम करते हैं, जनता की समस्याओं का समाधान और क्षेत्र के विकास के जो भी वायदे किए उनको पूरा करना। तो निश्चित रूप से जनता के प्रति 6 बार जिताकर भेजने के उस चीज़ को हम हृदय में संवार के रखते हैं, कैसे हम लोगों का विकास करें, समस्याओं का समाधान करें। किरोड़ी लाल जी का दूसरा है कि उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स रही है शुरू से, कभी फैक्ट्री का आंदोलन, कभी किसी का आंदोलन, उनका दूसरी तरह की पॉलिटिक्स है। मेरी पॉलिटिक्स इस तरह की नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स का तरीका अलग है, हमारी राजनीति का तरीका अलग है। अगर हम विकास नहीं करें तो हम 6 बार 8 बार इलेक्शन एक ही क्षेत्र से नहीं लड़ सकते थे। किरोड़ी लाल तो हर बार क्षेत्र बदलता है, इसलिए उसको आवश्यकता भी नहीं विकास करने की, उनकी अलग तरह की पॉलिटिक्स है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करता, पर उनकी पॉलिटिक्स नेगेटिव है। विकास के लिए अगर काम करे तो आदमी को ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम विपक्ष में थे, मैं भी 2 बार इलेक्शन आ रहा हूँ, मैंने कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं की, छोटी चीज़ को भी तूल बना के इस तरह करना ठीक नहीं है। जो विकास जो चुना गया है उसका निश्चित रूप से किरोड़ी लाल भी वहाँ से एमएलए रहे हैं, वो ये बताए लालसोट में 5 साल में क्या किया, सवाई माधोपुर से वहाँ क्या किया,
नोवा से रहे वहाँ क्या किया, राजगढ़ से रहे वहाँ क्या किया। तो एक तरह से प्रतिबद्धता क्षेत्र के प्रति होगी तो लोग भी अपने प्रति प्रतिबद्ध होंगे। अगर हम काम करेंगे तो लोग हमको चुनकर भेजेंगे, काम नहीं करेंगे तो हमको कोई नहीं पूछेगा। एडिटर इनपुट अमित भट्ट के साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा का पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज शाम 4:56 पर। बीजेपी और खास तौर से किरोड़ी लाल मीणा बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। किरोड़ी लाल जी का दूसरा है कि उनकी नेगेटिव पॉलिटिक्स रही है शुरू से। मेरी पॉलिटिक्स इस तरह की नहीं है। किरोड़ी लाल तो हर बार क्षेत्र बदलता है, इसलिए उसको आवश्यकता भी नहीं विकास करने की। एक मुद्दा और है अभी किसानों की जमीन नीलामी का मुद्दा, कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से किसान की जमीन का नीलामी का मुद्दा जो आपके क्षेत्र से शुरू हुआ, सबसे पहले वो ही मामला हाईलाइट हुआ। कोई लाल सोट में राजस्थान की बात नहीं है, पूरे देश में किसान कर्ज से दबा हुआ है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेंगी। बजट से बड़ी उम्मीद लगाए प्रदेश के उद्योग जगत ने औद्योगिकीकरण को रफ्तार देने के लिए केंद्र से वन नेशन वन पावर टैरिफ की मांग की है। मरुधरा में उद्योगों को मिलेगी रफ्तार, क्या केंद्र सुनेगा उद्योगपतियों की पुकार? वन नेशन वन टैरिफ की है दरकार, नए श्रम कानून जल्द लागू करे सरकार। आम बजट यानी आने वाले 1 साल तक देश के आर्थिक ढांचे को संवारने सजाने की योजनाओं की रूपरेखा। यही कारण है कि हर भारतीय को देश में आम बजट का बेसब्री से इंतजार रहता है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 का आम बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी। लोगों को उम्मीद है कि आने वाला बजट उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में राहत भरा बदलाव लाएगा। वहीं बजट से बड़ी उम्मीद लगाए प्रदेश के उद्योग जगत ने औद्योगिकरण को रफ्तार देने के लिए कई मांगों के साथ एक प्रस्ताव भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजा है। औद्योगिक ढांचे ने केंद्र के सामने जो अहम मांगे रखी हैं, उसमें सबसे मुख्य है वन नेशन वन पावर टैरिफ। उद्योगपतियों का कहना है कि देश में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है, जिससे यहाँ के उद्योग दूसरे राज्यों से पिछड़ रहे हैं। प्रस्ताव में कई दूसरी अहम मांगे भी शामिल हैं। औद्योगिक संगठनों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने और केसीसी की तर्ज पर एमएसएमई क्रेडिट कार्ड जारी करने की उम्मीद है। इसके अलावा सोलर प्लांट लगाने पर उद्योगों को सब्सिडी देने और नए श्रम कानून को जल्द लागू करने की मांग है। उद्योगपतियों का मानना है कि अगर वन नेशन वन पावर टैरिफ लागू हो जाता है तो देश के एमएसएमई सेक्टर के लिए ये वरदान साबित होगा। बिजली की बढ़ती लागत हमें कहीं टिकने नहीं देती वैश्विक प्रतिस्पर्धा में, तो निश्चित रूप से हमारी जो प्रमुख मांग है वन नेशन वन पावर टैरिफ की, जैसे वन नेशन वन टैक्स लागू हुआ जीएसटी के रूप में, इसी तरह केंद्र सरकार पहल करे और डिस्कॉम्स को आदेश दे कि पूरे देश में जितनी 6 करोड़ एमएसएमई हैं सभी को 5 रुपये प्रति यूनिट पे बिजली मिले और उसके अलावा कोई हिडन चार्ज बिल में नहीं जुड़ा हो, ताकि हम अपनी लागत को कंट्रोल कर पाएंगे। और निश्चित रूप से जब देश का एमएसएमई आगे बढ़ेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी जीडीपी में ग्रोथ बढ़ेगी। वहीं राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने प्री बजट परिचर्चा में एक सुर में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल पर राज्यों में अलग अलग वैट होने से वहां की इंडस्ट्रीज पर खासा विपरीत असर पड़ता है। इस चर्चा के बाद फोर्टी ने रामचरण बोहरा को मांग पत्र भी सौंपा। मुख्य रूप से तो जो हमारे जीएसटी को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी भी है और जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है प्रोसिक्यूशन को लेके। तो हमारे को ये उम्मीद है कि ये प्रोसिक्यूशन वाला जो मामला है ये एक लिमिट तक सरकार को हटाना चाहिए और उम्मीद है कि सरकार अब इस पे विचार करे और इसको हटाए। देश के विकास को रफ्तार देने के लिए जरूरी है औद्योगिकरण को रफ्तार। अब देखना है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से प्रदेश के उद्योग जगत की उम्मीदें कितनी साकार होती हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। अलवर में एक प्राइवेट फैक्ट्री के कर्मचारी निरंजन सिंह ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सपरिवार इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में कहा है कि जब श्रमिकों को न्याय नहीं मिल सकता तो जीना बेकार है। उन्होंने कहा कि अगर कानून है तो न्याय दिलवाया जाए, नहीं तो सपरिवार इच्छा मृत्यु की स्वीकृति प्रदान की जाए। इससे पहले भी निरंजन सिंह न्याय नहीं मिलने पर शरीर के अंग बेचने के लिए ज्ञापन दे चुके हैं।
उसके बाद राज्यपाल ने मामले की जांच करवाई थी, लेकिन अभी तक श्रमिक अपने बकाया भुगतान के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहा है। अब उन्होंने 15 फरवरी से अन्न जल त्याग कर खुदकुशी की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए श्रम विभाग और मंत्री टीकाराम जूली जिम्मेदार होंगे। लेके आए थे, आपने हमारी आत्मा को उस दिन कुचल दिया था, जिस दिन 18 दिन भूखा परिवार था, और आपने एक झूठा आश्वासन दिया, और आपने उस दिन मेरी आत्मा को मार दिया जब मेरी बेटी और पत्नी पर यह आरोप लगा दिया कि लाख रुपए का सामान दिया। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय से एक निवेदन है कि यदि कानून है इस देश में तो मुझे न्याय दिलाया जाए, नहीं दे सकते तो इच्छा मृत्यु दी जाए, और अगर इच्छा मृत्यु भी नहीं देते हो तो मैंने राज्यपाल महोदय को अपने शरीर के अंग बेचने के लिए विज्ञापन भेजा था, उस पर उन्होंने जांच करवा ली है। एक तरफ जहां सरकार अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार के इस कदम से नाराज होकर कई जगह छात्राएं अपने स्कूल पर ताला जड़ रही हैं। ताजा मामला नागौर के श्री बालाजी गांव की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। इस स्कूल को पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बदल दिया था। इसके बाद से यहाँ हिंदी माध्यम बंद हो गया। जो लड़कियां हिंदी माध्यम में पढ़ना चाहती हैं उन्हें स्कूल बदलना पड़ेगा, जिसका छात्राएं विरोध कर रही है। छात्राएं आशंकित है कि उन्हें परिजन दूसरे स्कूल में नहीं भेजेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आज नई दिल्ली